अरावली खत्म हो जाएगी, दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगा, जमीन के नीचे पानी भी नहीं बचेगा। ऐसी तमाम आशंकाओं पर फिलहाल विराम लग गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर के अपने आदेश के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी अरावली नहीं मानी जाएगी, यानी उसकी कटाई हो सकती है, उसकी खुदाई हो सकती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को स्थगित करते हुए कहा कि इसमें कई मुद्दे हैं जिनकी और जांच की जरूरत है, और अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। इससे अरावली के रखवाले और पर्यावरणविदों को बड़ा सुकून मिला है, लेकिन इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। सरकार ने पहले के फैसले का भी स्वागत किया था, और आज जब फैसला पलट गया तो सरकार ने इसका भी स्वागत किया है। दूसरी तरफ पिछले फैसले का विरोध कर रही कांग्रेस को आज और बल मिल गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। मानो इससे कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिल गई। भले ही इसको सियासी चश्मे से देखना हो या फिर पर्यावरण की रक्षा के नजरिए से देखा जाए, सवाल कई हैं। विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा अब किस ओर करवट लेगा? अब यहाँ से अरावली बचाने की मुहिम किस दिशा में जाएगी? और बेहद ज़रूरी खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल का हवाला देकर अरावली की खुदाई की छूट देने की कोशिशों पर अब क्या विराम लग जाएगा? आज आवाज़ अड्डा में से तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। जब से अरावली की नई परिभाषा आई है, तब से ही अरावली बचाओ आंदोलन ने जोर पकड़ा। जैसे जैसे अरावली आंदोलन की तपिश बढ़ती गई, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले का संज्ञान ले लिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि नवंबर के फैसले की कुछ बातें गलत समझी जा रही हैं, इसलिए स्पष्टता जरूरी है। कोर्ट ने डोमेन एक्सपर्ट वाली कमेटी का प्रस्ताव रखा और अपने 20 नवंबर वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी। दरअसल कोर्ट को ये चिंता सता रही है कि क्या 500 मीटर की दूरी वाली परिभाषा से संरक्षण क्षेत्र घटेगा? क्या इससे गैर अरावली क्षेत्र बढ़ेगा और ज्यादा खनन संभव होगा? 100 मीटर ऊंची हिल के बीच 700 मीटर गैप रहने पर खनन संभव है? अरावली की इकोलॉजिकल कॉन्टिन्यूटी कैसे बचेगी? रेगुलेटरी गड़बड़ी ठीक करने के क्या उपाय हैं? 11,000 से ज्यादा पहाड़ियों में खनन की आशंका कितनी सही है? इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सारी चीज़ों को बोलते हुए सारे राज्यों को नोटिस किया है, और तब तक के लिए जो 100 मीटर से नीचे वाले माइंस को खनने के लिए जो प्रीवियस ऑर्डर था कोर्ट का, उस पर स्टे लगा दिया है। साथ में वो एनवायरमेंट्स की सारी चीज़ें जो और भी लोगों की दलीलें थी, उसमें कोर्ट ने बोला कि हमने सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। नेक्स्ट सुनवाई तक जो तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं, उनको टाइम दिया गया है कि आप इसमें हमें स्टेटस बताइए क्या है उसमें, और उस सारी चीज़ों को उनको ब्रीफ करने के लिए मौका दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर अपने पहले के आदेश पर रोक लगाकर जो संदेश दिया है, उसकी तारीफ सियासी दल कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की सराहना की, लेकिन कांग्रेस अभी लंबी लड़ाई की तैयारी में भी जुटी है। मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। क्योंकि सब लोग चिंतित थे कि अरावली राजस्थान के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए और गुजरात के लिए, खास इन 4 राज्यों के लिए, पर सारे भारतवर्ष के लिए एक हमारे भौगोलिक और प्राकृतिक धरोहर है ये, और इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। बचाने का कोई इरादा नहीं था, बेचने का इरादा था। माइनिंग और बढ़े, वहाँ रियल एस्टेट बढ़े, और अभी जितना हम प्रदूषण काल में जी रहे हैं उसको और भी भयंकर प्रदूषण लाए। वहीं पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इकोलॉजी और पर्यावरण की रक्षा के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। उनको उम्मीद है कि अब जो एक्सपर्ट कमेटी बनेगी वो ग्रीन वॉल के हित को ध्यान में रखकर ही कदम उठाएगी।
तो कमेटी उन्होंने बोला है जो नई कमेटी बनेगी वगैरह, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि एक्सपर्ट्स हों, उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए। जो डेफिनेशन है वो तो डेफिनेटली ख़त्म होनी चाहिए, बिकॉज वो तो तभी वी बिन सेइंग कि ये तो ऑर्डर रिकॉल करके इसको जैसे भी बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ा सा भी स्कोप छोड़ देंगे तो वो आगे ये एक गलत डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, मतलब उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। दरअसल अरावली की लड़ाई आज की नहीं है, आजादी से पहले ये शुरू हुई, लेकिन बीच बीच में खनन को लेकर गर्मा जाती है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट अरावली में पूरी तरह से खनन पर रोक लगा चुका है, लेकिन अवैध खनन आज तक जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद अरावली को बचाने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएंगे? क्या कुछ ऐसे सॉलिड उपाय होंगे ताकि अरावली अटल रहे और ये ग्रीन लंग्स पूरी तरह स्वस्थ होकर सांस ले सके? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान। भाजपा के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं, जो खुद एडवोकेट भी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत आनंद जी हैं। अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट के मैनेजिंग ट्रस्टी रिटायर्ड कर्नल SS ओबरॉय साहब हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा भी हैं। और शुभांकर मिश्रा को जैसे पिछली बार हमने परिचय करा था, उन्होंने अरावली को काफ़ी करीब से देखा है और वहाँ पे अवैध खनन को काफ़ी नज़दीक से अनुभव भी किया है। इस वजह से उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। लेकिन शुरुआत में विजय शर्मा जी आपसे करना चाहूँगा, जब 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ी की कटाई खुदाई कर सकते हैं, तो उस वक्त आपकी सरकार ने इसका स्वागत किया था और कहा था कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना है, नियमों में एकरूपता लाना है, सभी राज्यों को समान रूप से नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट परिभाषा की जरूरत थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, तो भी आप इसका स्वागत कर रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि आप हैं किधर? लक्ष्मण जी, हम कानून के साथ हैं। कानून जो कहेगा, जो कमेटी कहेगी, जो विशेषज्ञ कमेटी कहेगी, हम उसके साथ हैं। हमारे को ना पहले फर्क पड़ता था ना अब फर्क पड़ता है, हमें देश का नुकसान ना हो। हमारी ये जो पहाड़ियां हैं, ये सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं, इनको कोई नुकसान ना हो। हम पहले दिन से, हमारा स्टेटमेंट क्या था, हमारे वन और पर्यावरण मंत्री क्या कहते थे, भूपेंद्र यादव जी, वो यही कहते थे, यही समझाने में लगे हुए थे। अगर किसी तरह का किंतु परंतु है, किसी को किसी तरह की कहीं भी तकनीकी खामी लगती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, हमने स्वागत कर दिया है। भूपेंद्र यादव जी ने आगे बढ़ के स्वागत किया, हमने कहीं विरोध नहीं किया। और हमारा जो सिर्फ एम था वो ये था कि किसी भी स्टेट में जाओ, जो 4-5 स्टेट है हमारी, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और ये राजस्थान, इसमें अलग अलग नियम बनते रहे समय समय पे। और 2004-5 में तो मैं जुड़ा रहा हूँ एक केस से, इस तरह से ही। तो एक रूपता लाने के लिए और किस तरह से इनका संरक्षण हो सके, आपने देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में किस तरह से इस चीज का दुरुपयोग हुआ है। और मैंने खुद देखा है, मुझे नाम लेने में भी कोई हेजिटेशन नहीं है। ये अवतार बनाना होते थे बहुत बड़े, वो माइनिंग किया करते थे। और एक जो अभी मैं चैनल का नाम ले देता हूं क्योंकि वो प्राइवेट चैनल आज एग्जिस्ट नहीं करता है, नाम चेंज हो गया। IBN 7 के ऊपर एक रिपोर्ट चली थी, मेरे मित्र थे, पत्रकार थे, उन्होंने चलाई थी और उनके पीछे पुलिस पड़ गई थी, हरियाणा सरकार पड़ गई थी। करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो अरावली की थी, वो एक बहुत बड़े बिल्डर को, जो गुड़गांव में आज की डेट में भी सबसे बड़े बिल्डर हैं, उनको कौड़ियों के रेट में दे दी थी। ये सब कुछ से खत्म करने के लिए, इस किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, और ये जो इतनी प्राचीन पहाड़ियां हैं, इनके अस्तित्व पे किसी तरह का कोई भी आंच ना आए, यही मेरे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़, जो माँ के नाम कहते हैं, एक पेड़ माता के नाम, वो यही तो है। तो हमारा मानना यही है कि अगर क्लियरिटी आती है, लोग किसी तरह का भ्रम में ना रहे और भ्रम ना फैलाए कुछ भी लोग, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए जो पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं, जो जिस तरह की कमेटी की रिपोर्ट थी उसको जांचने के लिए, तो क्या दिक्कत है, करें। जब मन में खोट ही नहीं है हमारे में, तो किसी तरह की जितनी मर्जी कमेटी बनाए, कमेटी को ऊपर एक और कमेटी बना दी है, वो भी तथ्य के आधार पर रिपोर्ट देगी, जो भी देगी वो मान्य होगी, क्योंकि हमारा किसी तरह का कोई इस पे मैं आऊंगा आगे चल करके। निशान आनंद जी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन इस बीच में रिटायर्ड कर्नल SS ओबराय साहब से को जोड़ता हूं शो में, जो कि अरावली बचाओ सिटीजन मूवमेंट के मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। कर्नल ओबराय साहब, अभी आपने सुना भाजपा के प्रवक्ता का, हालांकि आपके किसी पार्टी से आपका नाता रिश्ता नहीं है, लेकिन एक सर्वमान्य तथ्य था कि
रोक लगी हो या रोक ना लगी हो, लेकिन अवैध खनन, अवैध कटाई अरावली की पहले भी हो रही थी। इसलिए जरूरी थी कि एक कानून में एकरूपता लाई जाए, स्पष्टता लाई जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले डिसीजन में लिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले पर रोक लगा दी है फिलहाल के लिए। तो दो सवाल आपसे हैं, इस रोक लगने के बाद अब आगे क्या आप उम्मीद रखते हैं, और दूसरा कि अभी भी फैसले में एकरूपता नहीं है, परिभाषा में एकरूपता नहीं है, नियम कानून सब जगह एक नहीं है, तो अपने हिसाब से सब उसकी व्याख्या करते हैं। तो कहीं माइनिंग अवैध हो रही होती है, कहीं वैध करार दिया जाता है। इसको कैसे देखा जाए? पहली बात मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि माइनिंग दबादब चल रही है चारों स्टेट अरावली में, कोई इसका कोई दो राय नहीं है। सेकंड, मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कि उन्होंने पिछला जो ऑर्डर था उसको अबेयंस में कर दिया, मतलब एक उसको हटा ही दिया है। तो ये जो हटा दिया है, एक हफ्ते से तो हमें बताया जा रहा था कि मंत्रालय कह रहे कि बहुत अच्छा जजमेंट है, बहुत अच्छा, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये करेंगे। आज चुप करके इन्होंने उसको निगल लिया और बोला कि ये बिल्कुल सही है, जो आज इसको सेट किया है वो सही है, तो इसमें पिछला वाला गलत था। तो ये क्यों 7 दिन तक इंसिस्ट कर रहे थे कि वो जजमेंट गलत नहीं है? अब तो गलत साबित हो गई। दूसरा, ये माइनिंग रुक रही या नहीं, जो अवैध माइनिंग आज भी चल रही है उसको लीगल एरिया में चल रही है, लेकिन इलीगल माइनिंग है, कोई रूल नहीं फॉलो हो रहा, उसको एकदम रोक देना चाहिए, एकदम रोक देना चाहिए। मैं अभी चल के आया हूँ नोएडा से, रास्ते में गाड़ी नहीं चला पा रहे थे अरावली में, इतनी धूल, इतनी मिट्टी, खांसी इतनी आ रही है। बिल्कुल इस माइनिंग को कल से रोक देना चाहिए। हम एक पेटिशन डालेंगे अभी आर्टिकल 32, आर्टिकल 142 कि ये माइनिंग रोक दी जाए जब तक अरावली रिस्टोर नहीं होती। और अरावली रिस्टोर होने में ये 10 साल से अरावली को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, इसको रिस्टोर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद माइनिंग की प्लान बन सकती है। उससे पहले माइनिंग प्लान भी नहीं बनेगी, पहले माइनिंग रुकेगी, रिस्टोरेशन होगा, उसके बाद माइनिंग स्टार्ट होगी। दूसरा, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वेस्टर्न घाट्स, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ अरावली बायोस्फीयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट होनी चाहिए। इसको बिल्कुल बकायदा गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाओ। यहाँ हमारी प्रकृति है, हमारे सारे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़ी मतलब चीजें हैं जो हम क्या बताएं, लोग रो रहे हैं, ये डिस्ट्रॉय हो रहा सब कुछ। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई जाएगी, गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। तीसरी बात, क्योंकि ये कोई 60 गांठ है, चाहे कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी, 60 गांठ थी, नीचे जो अफसर हैं उनकी 60 गांठ थी माइनिंग माफिया के साथ। 70 साल से 50 साल से ये माइनिंग करे जा रहे हैं, कोई इनको रोकता नहीं, कोई इनको टोकता नहीं। एक SIT होनी चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए इसके पास, उसकी इन्वेस्टिगेट द इलीगल माइनिंग विच इज गोइंग ऑन अनचेक्ड टिल टुडे। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहना। थैंक यू। इसमें एक सवाल का जवाब मुझे कर्नल ओबराय आप दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा निशांत जी आपके पास, कि अब 21 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। अब नई कमेटी, हाई पावर कमेटी है, जो अलग अलग पहलुओं को देखेगी। आपके हिसाब से कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है, पहलू है, जिसको पिछले कमेटी ने दरकिनार किया था या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नहीं ला पाया, अब उसे लाने की ज़रूरत है? अगर डेफिनेशन की बात करूं तो 100 मीटर की बात की जा रही है, 500 मीटर अरावली रेंज की बात की जा रही है, तो आप इसमें किस तरह के बदलाव की अपेक्षा रखते हैं? कर्नल ओबराय, क्या आप गंगा को डिफाइन करेंगे? क्या आप हिमालय को डिफाइन करेंगे? क्या आप अरावली को डिफाइन करेंगे? ये भगवान डिफाइन कर रहा है, ये ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको डेफिनेशन नहीं बना सकती ना पार्लियामेंट, ना एग्जीक्यूटिव और ना जुडिशरी। जुडिशरी तो वैसे ही नहीं कर सकती जब तक लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। तो जब लेजिस्लेचर ही नहीं बता सकता, कैन दे डिफाइन अरावली, डिफाइन कैन दे डिफाइन हिमालय? नो सर, ये ऑलरेडी है, ये एग्जिस्टिंग है, इसको डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। हम एक आर्टिकल 32 रिट पिटीशन डालेंगे, उसमें आर्टिकल 142 की पावर हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पहले माइनिंग रोकिए, पहले रिस्टोरेशन कराइए, इसको डिफाइन तो नहीं करना है, ये डिफाइंड है ऑलरेडी, इसकी कौन सी डेफिनेशन चाहिए आपको? ये फैला हुआ 4 स्टेट में, सबको पता है अरावली कहाँ है,
बच्चे को पता बिल्कुल, है दरअसल अरावली का। ये जो आपने जो बड़ा मुद्दा उठाया है कि अभी भी डेफिनेशन हो या ना हो, अवैध खनन अभी भी जारी है। तो एक तो अवैध खनन का मुद्दा है, दूसरा कि आखिर माइनिंग की भी जाए तो क्यों की जाए, आखिर ज़रूरत किस बात की है। इन दोनों पे आपकी राय लूंगा, चूँकि आप काफ़ी करीब से अरावली के पूरे मूवमेंट को देख भी रहे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत आनंद जी हैं। निशांत आनंद जी, जो पिछला डिसीजन आया था उसमें बार बार दलील ये दी जा रही थी कि इस डिसीजन का स्वागत इसलिए किया जाए क्योंकि अभी 4 राज्यों में अरावली फैली है, लेकिन डेफिनेशन में एक रूपता नहीं है और इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। और बहुत सारी जगहों पे क्रिटिकल मिनरल है जहां पे माइनिंग की ज़रूरत है, वहां हम लोग पूरा अध्ययन करके, समीक्षा करके उसकी माइनिंग की छूट देंगे। अब फिलहाल यहाँ पे रोक लग गई है, तो आप लोग किसके पक्ष में रहेंगे? पूर्णतः रोक रहे या फिर नए सिरे से इसकी परिभाषा बनाई जाए? क्योंकि यहाँ पे आपने विजय शर्मा जी को सुन ही लिया था, उनकी दलील क्या थी। सभी को नमस्कार। लक्ष्मण जी, याद होगा 4 दिन पहले मैंने डिबेट में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पॉइंट्स आपको मेंशन किए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 20 नवंबर का, उसमें क्लियरली लिखा था कि 100 मीटर 500 मीटर में जितनी अरावली रेंजेस आएंगी वो माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। भूपेंद्र यादव जी का बयान था कि 0.19% हम लीगल माइनिंग में इस्तेमाल करेंगे, मतलब इलीगल माइनिंग को लीगल माइनिंग करेंगे, जो कि होता है 68,000 एकड़ एरिया। इसका मतलब होता है 27,000 नई माइनिंग हम चालू करेंगे। अब आते हैं आज के ऑर्डर पे। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की अरावली को तबाह करने वाली नीयत पे ब्रेक लगा दी है। कोर्ट के निर्देशों ने साफ कर दिया है कि अरावली की तबाही बदलने का जो बीजेपी का एजेंडा था वो गलत है और खतरनाक था। सिर्फ भूपेंद्र यादव जी और खट्टर साहब ने कहा था कि हमें, और उन्होंने नोटिस भी भेज दिए थे 4 प्रदेश में कि दोबारा कैसे माइनिंग को उसको स्टार्ट करना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेलकम किया है, स्वागत करती है। देखिए, मोदी सरकार द्वारा की परिभाषा बदलने की जो कोशिश है, इस पर रोक लगना बहुत जरूरी था। जैसे कि आपने कहा कि आज भी माइनिंग इलीगल ग्वालपाड़ी हो, दिल्ली जयपुर हो, कंटिन्यूसली चल रही है। लगभग 5400 स्क्वायर मीटर की माइनिंग भाजपा की सरकार में हो चुकी है। 4 इंजन की सरकार है। और ये याद रखना जरूरी है कि इस नई परिभाषा का विरोध खुद एफसीआई ने किया था। सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटेड एमिकस क्यूरे थे, उन्होंने भी जजमेंट में भी लिखा है कि ये जो ऑर्डर 20 नवंबर का आया है ये सही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमें पता, पढ़े लिखे लोगों की कमी है भारतीय जनता पार्टी में, किसी को समझ नहीं आया। आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, इसे भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए कि ये जो अरावली बेच के अपने दोस्तों को, मित्रों को पैसे कमाने का जो इनका शौक है, इसको बंद करना चाहिए। देखिए, मोदी सरकार की अरावली को माइनिंग में देने का, रियल एस्टेट हो गया, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए खोलने की ये साजिश थी। और अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जितने भी जमीन पे लोग हैं, ये संघर्ष नहीं रुकेगा। अभी सिर्फ एक इंटरिम रिलीफ है। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। हमें 1.5 बिलियन सालों से अरावली ने हमारे देश को विजय शर्मा जी तो कह रहे थे कि आपकी सरकार थी हरियाणा में, तो वहां पे अपने चहेतों को दिया जाता था, दूसरी सरकारों ने दिया था, उसी को रोक लगाना था, इसीलिए परिभाषा बनाई जा रही थी, सख्त कानून बनाया जा रहा था। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने कभी भी इलीगल माइनिंग को लीगल करने का प्रस्ताव नहीं किया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी, हमने कभी भी 100 मीटर वाले प्रस्ताव को कभी सरकार के आगे या जनता के सामने नहीं रखा। हमारी कोशिश रही कि इलीगल माइनिंग जितनी कम हो सके। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह लीगल थोड़ी करने का सोचा था। आप मुझे बताइए, आज भूपेंद्र यादव से किसी ने सवाल नहीं पूछा कि 27,000 न्यू माइनिंग आप कराने के लिए लोगों को बता रहे हैं, और आज वो कह रहे हैं हम वेलकम करते हैं। देखिए, एनवायरमेंट मिनिस्टर को, जैसे अशोक गहलोत जी ने कहा, पहले दिन से जयराम रमेश जी ने कहा कि इनको समझना चाहिए कि अरावली हमें, हमारे देश को कितना बचाती है। आज एयर पोल्यूशन 400 से 800 का है, दिल्ली हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी हो। और ये इन अरावलियों को अगर काटेंगे तो वाटर से लेकर एयर पोल्यूशन। लक्ष्मण जी, जवाब लेना इस पे मेरा। लूंगा आपका जवाब लूंगा आपका। हाँ, अपनी बात पूरी करिए निशांत जी, फिर मैं विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। बीजेपी इसे बचाने की बजाय बिगाड़ने और बेचने में लगी हुई है। इनका अरावली को प्रोटेक्ट करने का कोई इरादा नहीं था। इनका इरादा था इसको एक्सप्लॉइट करो। इस ऑर्डर की बदौलत इन्होंने नोटिस भी भेज दिए। आज हम जिस लेवल के पोल्यूशन में जी रहे हैं, बीजेपी उससे और ज्यादा बढ़ाना चाहती है क्या? इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। विजय शर्मा जी, जी विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी, हाँ बताइए क्या जवाब देना। हालांकि जवाब में एक लाइन और जोड़ दूं कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने तो एक्स पर पोस्ट करके यहां तक कह दिया कि पर्यावरण मंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए।
देखिए लक्ष्मण जी 12 साल पहले तो किताब लिखी थी फॉरेस्ट के ऊपर, जिसका ऑथर आज भी ईडी के केसेस में अंदर हो रखा है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैंने बड़े धैर्य के साथ आपकी बात सुनी। मैं आपको तथ्य के आधार पर बात बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में माननीय है कुलदीप सिंह जस्टिस हुआ करते थे, उन्होंने 5 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लगाया था बडखल और सूरजकुंड का। उसका क्या हासिल हुआ? वो 0.5 पे हो गया। तो उसमें कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए क्या? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने जो जांच दी उस पर निष्कर्ष निकाल के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने समझा कि उसको रिव्यू करना चाहिए। 170 दिनों की फोटोज है। एक निशान जी, एक मिनट विजय शर्मा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर निशान जी आपके पास आऊंगा मैं। विजय शर्मा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं नाम कोट करता हूं। एक एसएचओ था न्यादर सिंह, उसकी हत्या करने की कोशिश की गई अवतार सिंह भड़ाना द्वारा, जो आपका 3 बार का एमपी और चौथी बार वो मेरठ से बनकर आया था। ये मैं आप पे आरोप सीधे लगा रहा हूं। हमारे यहाँ बड़ा पुराना मंदिर था, परसोन मंदिर, उसके अंदर अब पानी आना बंद हो गया। 24 घंटे वहां किस तरह से पानी निकाला जाता था, ये आपके पाप थे। एक क्रैशर जोन था, पाली क्रैशर जोन, वो हमारी सरकार ने बंद कराया। आप सूरजकुंड से लेके और गुड़गांव जाएंगे तो उसके अंदर दीवार लगाने का काम हमने किया, फॉरेस्ट एरिया हमने किया, क्रैशर जोन को बंद हमने किया। पाली में माइंस थी, मोहब्बताबाद में माइंस थी, आलमपुर में माइंस थी, धौज में माइंस थी, वो बंद करने का हमने काम किया। और मैं आपको कुछ आंकड़े भी बता देता हूं। हरियाणा में आज की डेट में 3.3 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ माइनिंग होती है, वो भी नारनौल डिस्ट्रिक्ट में। तो श्रीमान जी कुछ पढ़ के समझ के आइए। और अरे जो भाई साहब 11 साल की रिपोर्ट कार्ड दो, अपने 11 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड दो। कांग्रेस के 20 साल पहले नेहरू तक जाने की जरूरत नहीं है। अपने 11 साल की रिपोर्ट कार्ड दो, अपने 11 साल की रिपोर्ट कार्ड दो, पहले अपने 11 साल की रिपोर्ट कार्ड दो। एक मिनट निशान जी आपके पास आऊंगा। निशान जी एक मिनट जरा एक विजय शर्मा जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी अपनी बात पूरी करिए आप। निशान जी एक मिनट, निशान जी आप तो नहीं निशान जी आप तो समझदार प्रवक्ता हैं, आप सुन लीजिए। आपको पता है हम लोग समय पर्याप्त देते हैं आपको भी, कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। एक विजय शर्मा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। विजय शर्मा जी अपनी बात खत्म करिए। मैंने गांवों के नाम बता दिए जहां तक होती थी। सेठी हुआ करता था, प्रदीप सेठी, सोम सेठी, अवतार सिंह भड़ाना, ये इनके इतने बड़े आदमी थे जो इलीगल माइनिंग करते थे, प्रोटेक्शन मिलती थी और हमला किया गया। अब दूसरी बात सुनिए, अब मैं आप बता देता हूँ 2014 के बाद में क्या हुआ है। 2014 के बाद में निशान जी सुन लीजिए। दौज, अनंतपुर, आपका आलमपुर, खोरी, इस्माइलपुर, सारी जगह माइनिंग बंद होगी हरियाणा के अंदर। मैं आपको बात बताता हूँ क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी है। दूसरा मैं बताता हूँ, आपके अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में, और वो भी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, सबसे ज्यादा माइनिंग लाइसेंस दिए हैं। कहो तो मैं एक के बाद एक गिनवा देता हूँ। तीसरा मैं आंकड़ा बता देता हूँ, 73.8% अगर माइनिंग होती है तो वो सिर्फ अकेले राजस्थान में होती है जो आप देते हो। दूसरा मैं बताता हूँ लक्ष्मण जी, एक सिरे से देखो, हमें विकास और अपनी प्राचीन ये जितनी भी हमारी पर्वतमाला है इनको भी सहेज के रखना है। हमें बैलेंस बनाना होगा। मकराना का पत्थर आपने भी सुना होगा, मंदिरों में लगता है, 5 स्टारों में लगता है। कहां से आता है वो भी अरावली में से आता है ना। आप अपने घर में अंबाजी पत्थर लगाते हो, कहां से लगाते हो? वो भी माइंस से आता है ना। तो बड़ी 70 साल किसका राज रहा? 60-70 साल आपका रहा ना। तो ऐसी बातें 11 साल का जवाब दो ना, 11 साल का जवाब दो ना। जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से जवाब दो ना। ठीक है विजय शर्मा जी, आपने अपनी बात पूरी रख ली। निशांत जी, विजय शर्मा जी आप कौन सी देखिए लक्ष्मण जी, या तो ये तथ्य के आधार पे बताएं हमने कहां बांटे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट निशान जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। 30 सेकंड में अपनी बात रखिए निशान जी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, आपने इनको फ्री फ्लो दिया 5 मिनट का। मेरी ये 150 टाइम स्टैम्प्स की पिक्चर्स हैं जो आज भी अरावली में, दिल्ली, जयपुर में सेव अरावली करके एनजीओ ने पब्लिश करी है, जो आज करंटली पिछले कई सालों से अरावली और यहाँ पर ये माइनिंग करा रहे हैं। बीजेपी की सरकार का एक भी आंकड़ा देख नहीं पाए। 3 नाम बताना चाहूंगा। निराधार आरोप मत लगाइए, लगातार हम कार्रवाई करते हैं। अब सुनने की शक्ति रखिए, आपके एमएलए शक्ति रखिए, सुनने की सहन शक्ति रखिए। विजय शर्मा जी एक बार सुन लीजिए। विजय शर्मा जी आप जब बोल रहे थे तो मैंने निशान जी को चुप कराया। अब आप भी शांत हो जाइए ताकि निशान जी की बात जाए। निशान जी आप बोले। विजय शर्मा जी आप एक बार सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। सुन लेते हैं निशान जी क्या कह रहे हैं। हाँ निशान जी अपनी बात पूरी देखिए, पिछले 11 सालों से एक भी आंकड़ा नहीं दे पाएंगे।
कि पिछले 11 सालों में क्या क्या इस अरावली रेंजेस पे हुआ है। लगभग 5400 स्क्वायर मीटर अरावली रेंजेस खत्म कर दी गई है बीजेपी की सरकार के अंदर। सेव अरावली एनजीओ ने 150 टाइम स्टैम्प्स के साथ ये पिक्चर्स लगाई हैं अरावली रेंजेस में, जो आज माइनिंग करंटली चल रही है। इस पर जवाब नहीं दे पा रहे। देखिए, हम शुरू से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, 3 नाम, प्रधानमंत्री मोदी, अडानी और भूपेंद्र यादव, ये तीनों लोगों ने अरावली को बेचने का पूरा प्लान बना लिया था। आज सारी स्टेट को इन्होंने ऑर्डर दे दिया था। आज जितने भी एनवायरमेंट के लोग हैं, अरावली बचाओ कैंपेन के लोग हैं, वो आज PIL डाल रहे हैं कि लगातार 6 सालों से 8 सालों से किस तरीके से बीजेपी की सरकार माइनिंग कर रही है। कभी कांग्रेस के 20 साल पीछे चले जाते हो, कभी नेहरू जी पे चले जाते हो। अरे अपनी क्रेडिबिलिटी का क्या है? आज दिल्ली में 700 का एयर पोल्यूशन है, हरियाणा में है, यूपी में है, इसका क्या जवाब दिया? तीसरी बार की सरकार है आपकी हरियाणा में, यूपी में। क्या कर पाए तुम एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए? आज मेरे यहाँ से पाथवे स्कूल है 45 मिनट दूर गुड़गांव में, आज करंटली माइनिंग चल रही है वहां पर, उस पर जवाब नहीं दे पा रही है। कांग्रेस पे जाओगे 15 साल पुराने, ट्रिपल इंजन 4 इंजन की आपकी सरकार है, आज लोग मर रहे हैं। कितने न्यूज चैनल ने रिपोर्ट दिखाई है कि करंटली 5 से 6 साल के अंदर कम से कम दिन में, हफ्ते में लोग मर रहे हैं, जो आपके ब्लास्ट की वजह से मरते हैं। जब घर हिलते हैं तो घर गिर रहे हैं, लोग अपना वहां से घर छोड़ के जा रहे हैं। निशान जी, जब आप सवाल उठाएंगे तो सामने वाला भी सवाल पूछेगा कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, लेकिन आपने सही कहा कि भाई अभी अपने कार्यकाल का हिसाब किताब दीजिए, जो विजय शर्मा जी देने की कोशिश कर रहे थे। आपके पास दोबारा आऊंगा, क्योंकि आपको बता दूं 2006 में ये 100 मीटर वाली जो परिभाषा, निशान जी आपने पढ़ा होगा, आपने काफी रिसर्च किया, मैं आ रहा हूँ आपके पास। निशान जी, आपने रिसर्च किया होगा, 2006 में राजस्थान सरकार ने पहली बार ये 100 मीटर वाली परिभाषा को लागू की थी। उसके बाद आपकी भी सरकारें आई, लेकिन कभी किसी ने इस पर सोचा नहीं। और चाहे आपकी सरकार हो, चाहे विजय शर्मा जी की सरकार हो, हर किसी ने कोशिश की कि किस तरह से शर्तों में ढील दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट रहा, कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय के दखल के बाद इस पे थोड़ी सी रोक लगी, लेकिन हमेशा कोशिश यही रही कि शर्तों में ढील दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खनन, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग की छूट यहाँ पे मिले। इस पे आऊँगा दोनों लोगों के पास, लेकिन 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभांकर मिश्रा हैं, आशुतोष श्रीवास्तव जी हैं। एक मिनट, आशुतोष श्रीवास्तव जी, आपका क्या मानना है कि अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के बाद आगे का रुख क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पहले दिया था नवंबर में 2025 में, वो ये जो एक्सपर्ट टीम का जो रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। और उस फैसले में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो डेफिनेशन था अरावली का, कि किसको अरावली मानना चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो 100 मीटर जो ऊंचे जो पर्वत हैं और उसके 500 मीटर का जो एरिया है उसके आसपास का, उसको जो है अरावली में कंसिडर करने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लेकिन जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए और जो इन्वायरमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं और उन्होंने भी अपने व्यूज को रखा देश में, और जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हुआ, तो चूंकि ये फैसला जब भी किया जाता है तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट टीम की जो कमेटी होती है उसके रिपोर्ट पे भरोसा करते हुए या उसको समझते हुए फैसला लिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जब लगा कि इसमें और डिटेल में जाने की जरूरत है और इसमें डीप जाने की जरूरत है, और इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया कि मान लीजिए कि ये जो 100 मीटर के अलावा, जो पर्वत के अलावा जो बाकी हैं एरिया, फिर ऐसा ना हो जाए कि उसमें माइनिंग इतना ज्यादा हो जाए कि फिर जो है इन्वायरमेंट को जो है कंट्रोल करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाए, और उससे जो है पोल्यूशन जिस तरह से फैल रहा है चारों तरफ, और आज हम जो दिल्ली की हालत देख रहे हैं, तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो रहा है और जो इन्वायरमेंट के जो एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ओपन माइंड से आज डिसीजन लिया कि ठीक है, इस पे हम और सुनवाई करेंगे। और इसी वजह से सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इस पे किसके ऊपर जो है आगे का फैसला लेते हुए डिसाइड किया कि 21 जनवरी को इस पे और डिस्कशन होना चाहिए और डिटेल में इसको समझना चाहिए, और इसके लिए जो हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी जो होनी चाहिए वो बननी चाहिए, ताकि इन मामलों पे जो है, इस मामले पे और डिटेल में जो है पहलुओं संतुलित फैसला लिया सके, संतुलित नजरिया यहाँ पे अपनाया जा सके। शुभंकर, आप इस पूरे डिसीजन को कैसे देख रहे हैं? लक्ष्मण जी, जय हिंद। लक्ष्मण जी, आज आपका जो पैनल है इसमें 2 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हैं। इंसिडेंटली दोनों वकील हैं और एक वकील साहब भी हैं हमारे साथ, लेकिन 2 फौजी भी हैं। ओबराय सर हैं और मैं हूं। मैं अपनी बात बिल्कुल सीधे तौर पे कहूंगा, कोई लाग लपेट नहीं, कोई घुमाने की बात नहीं। कांग्रेस और भाजपा के पापों का हिसाब तो शायद चित्रगुप्त भी नहीं कर पाए जब ये ऊपर पहुंचेंगे।
जैसा प्रवक्ता कांग्रेस निशांत जी कह रहे थे कि 5,400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका साफ हो गया। पिछली बार भी मैंने उनको याद दिलाया था कि वो 1979 से लेके 2019 तक का डेटा है, तो उसमें उनकी पार्टी की भी संलिप्तता है। खैर, इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आज के फैसले पे आऊंगा और बहुत ही सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की कुछ बिंदुओं को, और जो पिछला फैसला था 20 नवंबर का, उसके फैसले के कुछ बिंदुओं पे आपके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक बात बार बार हो रही है कि 20 नवंबर का जो फैसला था वो एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे आया था। मैंने पिछली बार भी इस कमेटी के बारे में बात की थी। आपको इस कमेटी के कॉम्पोजिशन के बारे में बताता हूं। इस कमेटी में टोटल 9 लोग थे। 9 में से 7 आईएएस थे और 6 आईएएस थे, 1 आईएफएस थे और 1 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर थे, 1 सेंट्रल इंपॉर्टमेंट कमेटी के मेंबर थे जो आईएफएस हैं, और 1 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मेंबर थे। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी और 4 स्टेट्स जो इन्वॉल्व हैं उनके सेक्रेटरी थे। तो ये जो जर्नलिस्ट लोग बैठ के डिसीजन देते हैं, इनकी अगर मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊं, इनमें से 3 इंजीनियर हैं, 1 डॉक्टर हैं, 1 के पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री है, बाकियों का सोशल मीडिया और ओपन डेटा अवेलेबल नहीं है कि उनकी डिग्री क्या है। बट इनमें से कोई भी ना तो एनवायरमेंटलिस्ट है, ना एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ना उसको वातावरण का ज्ञान है, ना उसको जहां वहां से विस्थापन होना है उसके बारे में कोई जानकारी है, लेकिन वो एक्सपर्ट हैं क्योंकि सरकार उनको एक्सपर्ट डिक्लेयर कर देती है। और ऐसे एक्सपर्ट कमेटी के एक रिपोर्ट के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट एक इतना बड़ा फैसला लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि आज के जजमेंट में पैरा 7 बोलता है, बोथ द रिपोर्ट एंड जजमेंट हैव ओमिटेड टू एक्सप्रेसली क्लैरिफाई सर्टेन क्रिटिकल इश्यूज। और वो उम्मीद क्या करता है पैरा 9 में कि एक फेयर, इंपार्शियल, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ओपिनियन अब उनको चाहिए। ये सीधा सीधा सवाल इनके पहले वाले जजमेंट पे आता है कि क्या पिछला जजमेंट अनफेयर था, पार्शियल था, और वो उस पे एक्सपर्ट्स की जो राय थी उस राय पे सुप्रीम कोर्ट का आज का जो जजमेंट है वो यकीन नहीं करता है। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। भारत स्टेज 4 की गाड़ियां दिल्ली में बैन कर दी गई हैं। जब आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है। 15 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां पूरी तरीके से बैन है। 10 साल से ज्यादा पुरानी 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल की और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल की गाड़ियां बैन है। क्यों नहीं अरावली में माइनिंग पे 100% बैन लगता है, सिवाय कुछ क्रिटिकल एरियाज को छोड़ के जिसके बारे में बात की जा सकती है। जब आपको पता है, आप हर रिपोर्ट में बोलते हो कि अरावली आपका रक्षक है, अरावली आपको डिफॉरेस्टेशन से बचाता है। और तो आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, 20 मई 2025 को इसी मंत्रालय की एक रिपोर्ट आती है जिसपे माननीय भूपेंद्र यादव जी फॉरवर्ड लिखते हैं, और उस रिपोर्ट का जो सार है वो ये है कि अरावली की रक्षा करना और अरावली का रिफॉरेस्टेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन काम बिल्कुल उसके उलट होता है। तो ये सारी चीजें ना सिर्फ सरकार की बल्कि न्यायालय की भी मंशा पे सवाल उठाती है, जो कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, क्योंकि एक न्यायालय एक ऐसा मंच था जिसपे जनता को भरोसा था। बट ऐसे निर्णय जब आते हैं तो न्यायालय की भी मंशा पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। सरकार तो सबके दायरे में है ही, और आज हम बीजेपी से सवाल इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी आज सत्ता में है, बट ऐसा नहीं कि कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में 33% फॉरेस्ट कवर था 1947 में, जब हमें आजादी मिली थी। आज घट के 3% आ गया। ऐसा थोड़ी है कि 2014 के बाद 3% हो गया। तो सबके अपने अपने पाप हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि इनके पापों का हिसाब तो शायद चित्रगुप्त के पास भी नहीं होगा। इसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। हाँ, इसमें आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि हम लोग फिलहाल अरावली में जो भी माइनिंग हो रही है उसको रोक क्यों नहीं सकते हैं। फिर जब पूरा क्लैरिटी आएगी तब हम लोग आगे चल के काम करेंगे। तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है विजय शर्मा जी, क्या दिक्कत है रोकने में? देखिए लक्ष्मण जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया है, दोबारा से बोलें। मैं कह रहा हूं कि अरावली की अभी जो भी वहाँ पे माइनिंग हो रही है, कटाई हो रही है, उसको हम तत्काल प्रभाव से रोक क्यों नहीं सकते हैं? भले ही लीज पहले दे दिया गया हो, भले ही अवैध खनन चल रहा हो, अवैध खनन को हो रहा है, ये तो हर कोई जान रहा है, देख रहा है, आंखों से दिखता है। तो उसको रोकना कितना बड़ा चैलेंज है कि अभी तक इसको हम लोग रोक नहीं पाए, सरकार रोक नहीं पाई। दो चीज़, अवैध खनन और जो एग्जिस्टिंग लीज है उसको रोकिए फिलहाल, जब तक हम लोग नियमों की सफाई नहीं आती तब तक आगे नहीं देंगे। इससे बहुत बड़ा आफत तो आनी है नहीं। 2-4 प्रोजेक्ट है, रुकेंगे, वो भी कोई ऐसा नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट तो होगा नहीं। लक्ष्मण जी, मैंने पहले भी बताया था कि मैं फरीदाबाद की मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गुड़गांव, नूह, फरीदाबाद और नारनौल
यहाँ अरावली है हरियाणा के अंदर। आज सिर्फ नारनौल के अंदर 3 किलोमीटर एरिया के अंदर वो भी कांग्रेस द्वारा दी गई लीज है जो काम कर रही है। उससे पहले यहाँ पे पाली क्रैशर जोन था, मोहताबाद क्रैशर भाई जोन बंद था, कराओ ना। क्रैशर जोन था, जलेबी चल जो मैंने आपको बात बताया वो सारे जलेबी चल रही हो क्या? अरे भैया बीच में क्यों बोलते हो आप? आपको कोई बीमारी है क्या? आपके बीच में कोई बोलता है क्या? मैं किसी के बीच में बोलता हूँ क्या? लक्ष्मण जी के सवाल का जवाब देने दीजिए। लक्ष्मण जी ये कौन सी इस तरह से मैं तो नहीं बात कर रहा हूँ। तुम्हारे नायब सिंह सैनी, निशान जी को चुप कराइए। सैनी से पोल्यूशन की बात करो तो जलेबी की बात अरे पोल्यूशन की बात करो, पोल्यूशन की बात अरावली पे बात करिए। जब पोल्यूशन पे बात करें, अरे तुम्हारे राज्य में 11 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तैयारी करके आए आज भी माइनिंग हो रही है, आज भी माइनिंग हो रही है। मोदी जी तैयारी करके आए हैं, इतने अच्छे यहाँ पर पहली आए हुए हैं। निशान जी एक बार सुन लेते हैं, निशान जी एक बार सुन लेते हैं, निशान जी एक बार सुन लेते हैं। इंसान है, 11 साल से सरकार इनकी है। निशान जी आप बोलिएगा, निशान जी आप बोलिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। विजय शर्मा जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, मैं बताता हूँ, नूहू डिस्ट्रिक्ट में एक डीएसपी था, वो इस तरह से इलीगल माइनिंग रोकने गया, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया था और वो कांग्रेस के द्वारा समर्थित था। तो फिर उसके बाद में हरियाणा अच्छा, नहीं, एक मिनट विजय शर्मा जी, विजय शर्मा जी आपका कहना है कि जो अभी हरियाणा में जो माइनिंग एक्टिविटी चल रही है उसकी लीज कांग्रेस के समय में दिया गया था, जो कुछ 3 किलोमीटर के एरिया बता रहे हैं। एमएलए थे उस टाइम के, जाकिर हुसैन में नाम लेकर, ठीक है, जो 91 से 96 के अंदर थे, उनको तावड़ू में दी गई थी। मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ भाई, आप जाइए, आप पढ़ के आइए, के अंदर दी गई थी। जाकिर हुसैन थे, आपके एमएलए थे कांग्रेस के, तैयूब हुसैन के, जो तैयूब हुसैन के बेटे थे। और कर्नल एस एस ओबराय साहब, एक मिनट, था इसको पॉलिटिकल इसमें लड़ाई में ना लाया जाए, क्योंकि बहुत ही संजीदा मामला है और ये लोगों के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एस एस ओबराय साहब, एक सवाल आपसे पूछूं कि आपने काफी करीब से सारे मूवमेंट को देखा है, आपको क्या लगता है दिक्कत कहाँ आ रही है? अरावली में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी माइनिंग किए बिना रह नहीं सकते, और इसके जो अवैध माइनिंग हो रही है उसके पीछे क्या वजह, क्यों नहीं रोक पा रही है सरकार? नियम तो है, सिस्टम भी है। ये माइनिंग अगर रोकना चाहते तो कब भी रोक सकते, लेकिन रोकना नहीं। विजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, रोकना नहीं चाहते हैं। हाँ जी, ये रोकना नहीं चाहते हैं। अगर कोर्ट का ऑर्डर होगा रोकने का तभी रोकेंगे, और अगर रोकेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये थोड़े दिन के लिए मकान नहीं बनेगा, थोड़े दिन के लिए रोड नहीं बनेगी, लेकिन धूप मिट्टी तो खत्म हो जाएगी सर। तो इसको रोक देना चाहिए इमीडिएट, टिल रिस्टोरेशन इज डन, टिल सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड इन्वेस्टिगेशन कमिटी डज कौन माइनिंग कर रहा था इलीगल और कौन नहीं कर रहा था। इसके दूध का दूध पानी का पानी। मैं ग्राउंड पे गया हूँ, राजस्थान में गया हूँ। एक चीज और एस एस ओबराय साहब, कि ये जो लॉजिक दिया जाता है कि बहुत सारे जगहों पे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिसको निकालना जरूरी होता है, इसलिए वहां पे माइनिंग करना जरूरी है, इस लॉजिक में कितना दम आप देखते हैं? वो पहले रिस्टोरेशन जब चलेगी, अगर क्रिटिकल मिनरल लगेगा तो क्रिटिकल मिनरल करो ना। ये क्या मिट्टी और रेत निकाल रहे हैं? कोई क्रिटिकल मिनरल अभी तक नहीं निकाला। इसको बाकी माइनिंग बंद करो, क्रिटिकल माइनिंग का डिफेंस से देख लो, हम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो अंधाधुंध माइनिंग चल रही है, इसको रोकिए, आज रोकिए। सुप्रीम कोर्ट को प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल याद आना चाहिए। आज कहाँ भूल गए? प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भूल गए हैं कि हम मर जाएंगे सब, तब आप जब खत्म हो जाएगा अरावली तब आप आएंगे, कोर्ट से ऑर्डर देंगे। कोई फायदा नहीं है, मातम करने आ जाना फिर। थैंक यू। इसमें निशान जी आपके पास आऊंगा, एक सवाल विजय शर्मा जी और आपसे पूछना चाहूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप हमें बताइए कि किस तरह का हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले सवाल में शुभांकर ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि कमेटी में जो लोग थे उसमें से अधिकांश 7 लोग तो सिर्फ IAS ऑफिसर थे। तो अब ये इस तरह के टेक्निकल कमेटी ना हो, जो एक्सपर्ट कमेटी हो वो यहाँ पर है, ताकि निष्पक्ष तरीके से अपनी सिफारिशें कर सके। इसकी संभावना कितनी रहती है? सरकार यहाँ पर कितना कॉपरेट करेगी? देखो लक्ष्मण जी, सबसे बड़ा यही मैं जवाब देने जा रहा था शुभंकर जी की बात का, कि इन्होंने ये बात बोला था। अब आप मुझे बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन में कौन मालिक होता है? कौन मेन मुखिया होता है? डिप्टी कमिश्नर होता है, डीएम होता है। तो आप मुझे बताइए कि इसका मतलब ये कि हल चला के आएगा जब भी कृषि के बारे में जानेगा वो, या उद्योग चला के? ऐसा नहीं है। जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, इसके अंदर जितने लोग हैं ये सब उनके हेड होते हैं। उनके नीचे जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, उसके अंदर क्या एसडीओ होता है, जेई होता है, एसपी होता है, एक्शन होता है।
उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक एमडी होता है उनका, तो एमडी आईएएस होता है, उसके नीचे जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। तो एक्सपर्ट जो है वहां काम करते, कोई भी विभाग हो। शुभंकर जी को मैं चुनौती देता हूं, हंस रहे हैं, मुझे एक विभाग बता दीजिए जिसमें ऐसे एक्सपर्ट ना हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, एनवायरमेंट हो, वन मंत्रालय हो, कोई सा श्रम मंत्रालय हो, किसी भी मंत्रालय का आप नाम लीजिए, उद्योग मंत्रालय हो, उसके अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं वो रखते हैं, उनके नीचे काम करते हैं, वही लाके देते हैं, उसके आधार पे आगे की रिपोर्टें रखी जाती हैं। ये नहीं होता कि आप उठा के कल को तो आप कह दोगे देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कि भाई उनको तो इतने सारे चीजों की नॉलेज नहीं, ये सवाल इसलिए उठता है विजय शर्मा जी, इसे सवाल इसलिए उठता है कि आपके उसी कमेटी में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी कहते हैं पर्यावरण मंत्रालय को 20 सितंबर 2025 को उनको बताते हैं कि भाई ये 5 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर तक के भी हिल होते हैं ना, वो भी आपको बड़ा बचाव करते हैं धूल मिट्टी उधर से आने में, पर्यावरण संरक्षण में, जल संरक्षण में। तो आप छोटे हाइट वाले को भी हटा देंगे तब भी आपको बहुत दिक्कत होगी बड़ी हाइट वाले अरावली के पहाड़ियों को। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों की बात नहीं मानते हैं, रिकमेंडेशन कर दिया जाता है 100 मीटर को लेकर के। ऐसे ही एक दूसरा मैं 7 नवंबर 2025 की भी रिपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें भी कहा गया था कि इस तरह की चीज़ों से जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन एक्सपर्ट की बात चलती नहीं है ना, चलती तो अधिकारियों की बात है। समस्या ये होती है सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, पर्यावरण सचिव हैं, उनकी बात चलती है। देखिए लक्ष्मण जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देता है तो हम कभी भी उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते। आपने देखा होगा हमारे तो होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी कैसे झूठा केस। आप तो विजय शर्मा जी, आप तो वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से तो अपने आधार पर तो निर्णय देता है। निर्णय देने के लिए आप फैक्ट फिगर को रखिएगा आगे, तब सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर निर्णय देगा। मैं तो ये कहता हूं, मैं आना चाहूंगा सबसे पहले एक मिनट विजय शर्मा जी की बात पूरी करें। आपको एक बताया था, तथ्य बताया था कि माननीय कुलदीप सिंह थे, उन्होंने 5 किलोमीटर का दायरा बनाया था बड़खल और सूरजकुंड का, क्योंकि इस तरह की परिभाषा ही नहीं थी अरावली की, उनको देना पड़ा। फिर यहाँ क्या हुआ, सारे सेक्टर्स उसकी परिधि में आ गए, जितने भी सेक्टर थे फरीदाबाद के, तो वो हटाते हटाते पहले 4 किलोमीटर किया, 3 किया, 2 किया, 1 किया, फिर उनको 0.5 किया, और आज तो ये पता ही नहीं है कि वो ऑर्डर कहाँ पे है। मैं नाम लेके बता रहा हूं। तो इस तरह से व्यवहारिक तरीके से अगर कुछ काम होता है तो सरकार तो वेलकम करती है। सरकार की नीयत में एक पैसे का भी कोई खोट नहीं है, नीयत साफ है। हम तो चाहते हैं पर्यावरण और पॉल्यूशन, ये सब चीजें देश के लिए जरूरी है, पॉल्यूशन को भगाना जरूरी है, और हम मिलकर शुभंकर संक्षिप्त अपनी बात रखिए, फिर ब्रेक पे जाना होगा मुझे। लक्ष्मण, मैं आपका, चूंकि आपने संक्षिप्त की बात की, तो मैं सिर्फ एक, आपने जो सवाल उठाया था कि ये रोक क्यों नहीं लग सकती, कंप्लीट बैन क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ अभी की वास्तविक रूप से चल रही चुनावी व्यवस्था, जिसमें हर चुनाव में अंधाधुंध खर्च होता है। खर्च की सीमा अगर 20 लाख है तो उसमें खर्च 200 करोड़ रुपए होता है, और उस खर्च के लिए चंदा यही लोग देते हैं जिनको ये राजनीतिक पार्टियां लाइसेंस देती है और इनको अवैध खनन में मदद करती है। ये एक फैक्ट है। अगर चुनाव की व्यवस्था सुधर जाए और विकास का जो मॉडल है वो हमारा महात्मा गांधी ने जो विकास का मॉडल दिया था ग्राम स्वराज का, उसकी तरफ फिर हम लोग बड़े पर्सपेक्टिव पे जाएंगे। हम अपना खर्च बढ़ा ले, इसीलिए हम चोरी करना शुरू कर ले, बेईमानी करना शुरू कर ले, तो हमारे बढ़े हुए खर्च का तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। अपना खर्च कम करिए। अब नहीं ये लॉजिक तो पता नहीं कितना एक्सेप्टेबल होगा। 2 सेकंड की मैं बात रखूंगा शुभंकर जी। अभी जो नए रिन्यूअल है, जो पुरानी चल रही थी लीज, उनका रिन्यूअल भी रोक दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, फिर भी हमने स्वागत किया। निशांत आनंद जी तो कह रहे हैं कि पुराने को रोकिए ना, किसने रोक रखा आपको? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे हम। विजय जी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 7 नवंबर की, 164 माइंस को अरावली क्षेत्र में लीज दिया गया था, जो कोर अरावली क्षेत्र है। और मेरी रिपोर्ट नहीं है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के नीचे काम करती है, आपकी सरकार की रिपोर्ट है। कृपया आप चलिए अभी हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के बाद अब जो नई परिभाषा, नए फैसले आएंगे, क्या वहां पे अरावली के हितों का ख्याल, अरावली में रहने वाले लोगों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, अब किस तरीके से रखा जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों की राय लूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद नहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर सबका स्वागत। हम लोग चर्चा करें कि अरावली पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे का रुख क्या रहने वाला है। निशांत जी आपके पास आऊंगा, जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता। इससे पहले एक छोटा सा कमेंट आशुतोष श्रीवास्तव जी आपसे ले लूं। आशुतोष जी, अब यहाँ से आपको क्या लगता है कि जब अगली बार सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख ज़्यादा व्यापक होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट
से ये अपेक्षा करनी चाहिए कि वो अब नई कमेटी के स्वरूप के बारे में बताए ताकि ज़्यादा बैलेंस फैसला लिया जा सके? जी देखिए, मुझे लगता है कि जो अब जो हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी जो बनेगी और वो जो रिपोर्ट प्रोड्यूस करेगी, उस रिपोर्ट के आधार पे मुझे लगता है कि अब मैक्सिमम एरिया को सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगा कि इसको अरावली के डेफिनेशन में लाने की जो संभावना है वो बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन जो फैला है और जो हालात बने हैं आसपास के एरिया के, उसको मुझे लगता है लेकर के सुप्रीम कोर्ट बहुत ही गंभीर है। और सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि जो फैसला लिया गया, जो डेफिनेशन बनाया गया, देखिए ये मामला आज का तो है नहीं, ये 1985 का मामला है जब मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में आया था। और इसके अलावा एक और केस जो है लगभग 90s में जो है वो ऐड हुआ था इसके साथ। तो ये मामला पुराना पेंडिंग है और अरावली को लेकर के ये जो इशू है, जो चिंता है, ये पहले से था मामला पेंडिंग। और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जो कमेटी की रिपोर्ट है इस पे रिलाई किया जा सकता है। और इसी बीच में 2002 में अगर हम देखें तो जैसे राजस्थान जैसे स्टेट ने भी यही कहा था कि 100 मीटर जो ऊंचा जो भी पर्वत है उसको जो है कंसिडर किया जाए अरावली में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी के जो एरियाज हैं अगर उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता है और उसको माइनिंग में अगर अलाउ किया जाता है तो हो सकता है कि जो बेसिक जो पर्पस है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा है और मुझे लगता है कि अब जो कमेटी बनेगी वो थोड़े एक्सपर्ट्स को लाए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उससे उनसे नहीं होगा, बल्कि इसमें जो एनवायरनमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लाना होगा ताकि वो सही राय को रख सकें और एक साइंटिफिक रीजनिंग दे पाएं। और जो रीजनिंग जो है उनका काफी वैलिड हो, जिससे सुप्रीम कोर्ट एक सही नतीजे पे पहुंच सके, जो कि मुझे लगता है एनवायरनमेंट के लिहाज से जो सही निर्णय हो सकेगा वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। और जैसे मैंने बताया कि ये 500 मीटर या 100 मीटर ऐसे नहीं, इसको मुझे लगता है बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन करेगा आगे चल करके, ताकि जो है माइनिंग को कम से कम किया जा सके और इन्वायरमेंट को जो लॉस हो रहा है उसको भी कम किया जा सके। और जो एफोरेस्टेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जो प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकता है, कुछ गाइडलाइन इशू करे तो जाके एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा माइक्रो मैनेज यहाँ पे करना पड़ेगा। निशांत जी, आपके पास आऊँ, एक सवाल छोटा सा मैं कर्नल एस ओबराय साहब से लेना चाहूँगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछला डिसीजन दिया था तो कहा यह जा रहा था कि डेफिनेशन में एक यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, नियम को ज़्यादा प्रैक्टिकल और सख्त बनाने के लिए ये फैसला ज़रूरी था। अब चूंकि स्टे तो लग गया है, तो आपने तो एक कहा कि तत्काल पूरी माइनिंग पर रोक लगाने का आप दरख्वास्त करेंगे, लेकिन नई परिभाषा, नए कायदे कानून बने तो आपके हिसाब से आइडियल क्या होगा? देखिए, मैं इसके ऊपर एक ही चीज कहूंगा कि मेरे पास बहुत कुछ सबूत है जो अभी मैं नहीं देना चाहता। मेरी पिटीशन डलेगी तो आ जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये डेफिनेशन की बात नहीं है, ये मंशा की बात है। मंशा क्या है, मंशा क्या है वो सबको पता है। इसको डेफिनेशन का गुमराह करने वाला काम है कि डेफिनेशन 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 नहीं। ये है कि आप अरावली तो ऑलरेडी जानते हैं, आप अरावली बचाना चाहते हैं या लोगों को मारना चाहते हैं, आप डिसाइड कर लीजिए। पहली बात तो कोर्ट इज नो एक्सपर्ट ऑन एनवायरनमेंट। एक्सपर्ट पर बैठा ही नहीं था कभी। सारे तो आईएएस ऑफिसर थे जिनको आदेश ऊपर से आ रहे थे। आईएएस वाले तो ऑफिसर थे। एक्सपर्ट जो है इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, नॉट गवर्नमेंट के एक्सपर्ट जो बैठे होते हैं गवर्नमेंट। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही वो है कि मंशा क्या, आपकी मंशा नियत साफ होनी चाहिए, तभी जाके कोई कदम ज़्यादा सफल होगा। यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता निशांत आनंद जी हमारे साथ। निशांत जी, मैं एक सवाल पूछूं कि थोड़ा सा अलग हट के, हालांकि मामला अरावली का ही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस इसमें पूरी तरह से आक्रामक नजर आई, चूंकि अरावली को लेके जमीनी स्तर पर मूवमेंट काफ़ी तेज हो गया, लोगों का लगाव इससे हो गया, और कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि पर्यावरण मंत्री इस्तीफा दें। कांग्रेस की तरफ से ये बयान आता है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इस पर कुछ ठोस कदम नहीं हो जाता, हम अपनी संघर्ष को जारी रखेंगे। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एक तरीके से सियासी संजीवनी टाइप से मिल गई है कि चलो इस मुद्दे के बहाने कम से कम लोगों के बीच अपनी चीज़ों को पहुँचाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये आपके लिए एक अवसर तो नहीं दिख रहा है?
लक्ष्मण जी, जब जस्टिस बी आर गवई का ऑर्डर आया था 20 नवंबर का, तब से ही कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि जो ऑर्डर हुआ है इसमें 90% जो अरावली रेंजेस है वो कट जाएंगे। और हमने इसलिए कहा क्योंकि मोदी जी कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, और लाखों पेड़ लाखों पहाड़ियां कट रही हैं, वो ऑर्डर में साफ साफ दिख रहा था। आज के भी ऑर्डर में मेंशन्ड है पॉइंट 7 पेज नंबर में कि 12,081 राजस्थान में पहाड़ियां हैं, जिसमें से सिर्फ 1,048 100 मीटर के दायरे में आती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज भी मेंशन किया है। तो कांग्रेस पार्टी यही कह रही थी कि जिस तरीके का भूपेंद्र यादव जी बयान दे रहे हैं कि 0.19% में हम लीगल माइनिंग करेंगे, वो 27,000 नई माइन को लीगलाइज करने का बयान था। तो कांग्रेस पार्टी मुद्दे को तब उठाती है और जनता साथ में जुड़ती है जब भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाने के नहीं लूटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक्सपर्ट है लूट और डकैती में। विजय जी ने कहा कि नू में इस समय भी इलीगल माइनिंग हो रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, 11 साल से हरियाणा में नायब सिंह सैनी है इस समय चीफ मिनिस्टर, अभी भी वो जलेबी तल रहे हैं क्या? 11 साल में आज तक वो इलीगल माइनिंग नहीं रोक पाई है। बीजेपी की प्रवक्ता ने अभी खुद कहा कि अभी भी माइनिंग चल रही है। अगर कांग्रेस सरकार एफसीआई ने क्लियरली कहा, बीच में मत बोलिए, एफसीआई ने क्लियरली बताया इसी मामले में अभी एफसीआई की जो रिपोर्ट एक मिनट विजय जी, आ रहा हूं आपके पास। विजय जी आपके पास आ रहे होकर निशान जी अपनी बात पूरी करते हैं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। निशान जी अपनी बात पूरी करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 20 नवंबर से पहले जो ऑर्डर आया था उसमें क्लियरली कहा था कि लगभग 164 माइनिंग अभी इलीगल करंटली चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको रुकवाने का काम क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने फिर से 27,000 माइनों को खुलवाने का काम किसके लिए कर रही है? आज देश की जनता जब घर से निकली है, राजस्थान और गुजरात से चल के आई है, तो इनके कान के पर्दों में आवाज पहुंची है मोदी जी के और भूपेंद्र यादव ये तो कह रहे हैं कि हमने रुकवा दिया है इलीगल माइनिंग। विजय शर्मा जी सर, ये 150 मैंने जैसे कि कहा, अभी कर्नल साहब ने भी कहा कि उनके पास इतने प्रूफ है, इतने प्रूफ है। अभी सुनवाई हुई, हमारे सॉलिसिटर जनरल के परमेश्वर जी, उन्होंने सहयोग किया सुप्रीम कोर्ट का, कहीं विरोध नहीं किया। अरे भाई, हम आपकी तरह दोगली बातें नहीं करते हैं। आप टीवी के ऊपर कुछ बोलते हो और वहां जाकर पढ़े लिखे आदमी तो लेके आए, थोड़ा पढ़े लिखे टॉपिक पे। तुम्हारे भूपेंद्र यादव जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, तुम्हारे भूपेंद्र यादव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं मैं माइनिंग करवाऊंगा, 27,000 नई माइनिंग खुलवाऊंगा। 0.19% का बयान दिया आपने। क्या बोल रहे थे अभी? आप टीवी के ऊपर गलत बात बोल रहे थे। अरे भाई साहब, कोई जबान की अहमियत होती है, तब तक तो वो ऑर्डर को वेलकम करते हैं, में से सिर्फ 1,048 थोड़ी शर्म कर लो। निशान जी एक बार बोलने देते हैं विजय शर्मा जी को। निशान जी आपने अपनी बात रख रहे, विजय शर्मा जी को बोलने दिया जाए। हाँ विजय जी। देखिए लक्ष्मण जी, बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, निशान जी ने यहाँ एक गलत बात रखी, असत्य बात रखी। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन किया है कि क्या जो 12,081 पहाड़ियां उसमें से 1,048 पहाड़ियां रह जाएंगी क्या 100 मीटर ऊंचाई से नीचे, ये पूछा है। तो ये जांच का विषय है, कमेटी बनेगी, वो जांच करेगी, बताएगी। तो आप इस तरह से, अभी इन्होंने एक कितना गंभीर आरोप लगाया था कि पहले ही अडानी जी को देने के लिए, इनके सपने में भी अडानी अंबानी आते हैं। अरे सेल बेल रेल सबको बेच दिया, बचा क्या है? कुछ छोड़ा है क्या देश में? क्या नहीं बेचा आपने अडानी जी को? तथ्य पे निशान जी आप सुनिए, तथ्य पे बात कीजिए। देश का प्रधानमंत्री बेच दिया, देश बेच दिया, और आज कह रहे हो कि क्या अडानी सपने में आता है? जजमेंट मेरे पास है। हालांकि हम लोग यही नहीं चाहते हैं, निशान जी और विजय शर्मा जी, हम लोग यही नहीं चाहते हैं, जो अभी हमारे कर्नल साहब भी कह रहे थे, बाकी मेहमान भी कह रहे थे कि हम लोग यही नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो। इस मुद्दे पर अगर सही मंशा से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमें भी आप एनसीआर में रहना, आपको भी एनसीआर में रहना, हम सब के आसपास अरावली है, तो कम से अरावली बचेगा तो हम लोग के जीवन बचेगी, हम लोग का रहना आसान रहेगा। तो इस पर राजनीति कम हो और सही मंशा के साथ इस पर कदम उठाया तो सबको अच्छा लगेगा। फिलहाल आप सही मेहमानों ने अपना समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।